हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। लेकर के आए हैं हम आज बीपीएससी टीआरई 2 के लिए यह अंतिम महामैराथन प्रश्नों का सीरीज, जिसमें इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, विज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं और अब एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए कल की तैयारी को अंतिम रूप देते हैं। हमारे स्क्रीन पर पहला सवाल है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। जी, इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? हम आप लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि आप कमेंट करके उत्तर बताएंगे स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, और या 1920, 22, 23 या 25 में। तो सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर सी जाना जाएगा कि जब 1922 में गांधी जी के द्वारा अचानक से जो है चौरा चौरी कांड के पश्चात असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। उसके बाद जो है बहुत सारे लोग नाराज हो गए थे। उसी में 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर सी के रूप में सबसे करेक्ट आंसर जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर कि प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ। जी, तो प्रिंस ऑफ वेल्स का जो भारत में आगमन होता है वो सबसे सही तिथि क्या है? 1919, 1920, 1921 या 1922। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है कि प्रिंस ऑफ वेल्स का जो भारत आगमन होता है वो 1921 में होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा तथा आने वाले कल जो परीक्षा होना है उसमें बहुत अधिक लाभकारी साबित होने वाला है। अतः आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। अंतिम क्षण में जो है अंतिम प्रयास में वो लोग देख ले और अपनी एक सीट जो है हमें टीआरई 2 में पीआरटी में कंफर्म करना है। तो आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपसे चलते चलते ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक में शामिल नहीं है। जी, 1923 में जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई है उसके संस्थापक में कौन सदस्य शामिल नहीं है? मोतीलाल नेहरू शामिल नहीं है, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या चित्तरंजन दास। तो दो शख्सियत जो है मुख्य रूप से शामिल है, यानी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर के जो है स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। शामिल सदस्य जो नहीं है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है, अतः ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि यंग इंडिया के लेखक जो है, युवा इंडिया के लेखक जो है वह कौन है? महात्मा गांधी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं। तो युवा भारत ये यंग इंडिया के जो लेखक है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी महात्मा गांधी जो है वो यंग इंडिया के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना इनमें से कौन सी है? अनहैप्पी इंडिया, गीतांजलि या फिर आनंद मठ। इनमें से कौन जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर की प्रमुख रचना है? तो पांचवा नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे सही उत्तर होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो रचना है वह है गीतांजलि। ऑप्शन नंबर बी के रूप में सबसे करेक्ट आंसर जाना जाएगा। आनंद मठ जो है वह बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ है और आनंद मठ से ही वंदे मातरम गीत को लिया गया है जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। अतः पांचवा का बी सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है कि काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी षड्यंत्र जो है यह 1924, 25, 26 या फिर 27 में हुआ है। तो काकोरी षड्यंत्र केस जो है यह 1925 में हुआ है और काकोरी कांड के कारण जो है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को फांसी की सज़ा दी गई थी। यही इसी दिसंबर महीने के 19 तारीख को जो है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को फांसी की सज़ा हुई थी, जो काकोरी कांड में मुख्य रूप से शामिल थे। अगला है कि काकोरी कांड से संबंधित कौन नहीं है? इसमें चार नाम हैं, इनमें से कौन सा नाम जो है वो काकोरी षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं है? तो अभी हम पीछे दो नाम बता दिए हैं, तो अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल, ये दो प्रमुख नाम तो सम्मिलित हैं। अब जो ऑप्शन में तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं। रोशन लाल या भगत सिंह, तो इसमें रोशन लाल भी शामिल थे, अर्थात काकोरी षड्यंत्र केस में जो है भगत सिंह शामिल नहीं है। डी आंसर सबसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आठवां है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? तो आठवां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आठवां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी के रूप में सबसे सही उत्तर जाना जाएगा, यानी 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जरा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बीपीएससी इस तरह के प्रश्नों पर लगातार इस तरह के प्रश्न करती है।
कि भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई। क्यों स्वराज पार्टी की स्थापना की गई? पहला है कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, तो इस वजह से लोग किए थे। दूसरा है कि काउंसिल में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 की भारत शासन अधिनियम को उच्छेदन करना था। तीसरा है ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, और चौथा है कि भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति के लिए कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना है। तो नौवां का सबसे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी कि 1, 2, 3 है, चौथा कहीं से कूट में शामिल नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है, डी जो है सबसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ब्रिटिश बिहार में स्वराज दल की गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल के गठन का जो श्रेय जाता है वह मुख्य रूप से किन्हें जाता है? तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है कि बिहार में जो स्वराज दल के गठन का जाता है वो बिहार के श्री कृष्ण सिंह को जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं श्री कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? जी, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताना है। लखनऊ समझौता, स्वराज दल की स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। जो इन घटनाओं को देखिए तो पहली घटना के रूप में तो जो जाना जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ समझौता, जो कि 1916 में हुआ है। दूसरी घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड है, और उसके बाद फिर कौन सी घटनाएं हैं इस प्रकार, उसके बाद जो है वह स्वराज पार्टी की स्थापना से पहले बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है, और फिर उसके बाद जो है स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 है। तो पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं? देश बंधु के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है, एओ ह्यूम को, चित्तरंजन दास को, या फिर मोतीलाल नेहरू को। जी, तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 12वां नंबर क्वेश्चन का कि देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। चित्तरंजन दास को किस नाम से जानते हैं? देश बंधु के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि साइमन कमीशन, जी, साइमन कमीशन जो है वह सर्वप्रथम किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन के भारत आगमन का जो समय है वह कौन सा है? तो सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? साइमन कमीशन के भारत आने का जो समय है, जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो उसमें जो है भारतीय 1919 की अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति की पुष्टि की थी। साइमन कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव रखा था। तो सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर सी है कि साइमन कमीशन जो आया था उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। इस वजह से जो है साइमन कमीशन को लोगों ने बहिष्कार शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग के सभी सदस्य पहुंचे थे। 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग के सभी सदस्य कहां पहुंचे थे? इसका सबसे सही उत्तर क्या होगा? तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि 3 फरवरी 1928 को जो साइमन के सदस्य पहुंचे थे वह मुंबई पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर ए के रूप में सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16 है कि लाला लाजपत राय घायल हुए थे। लाला लाजपत राय कब घायल हुए थे, किस घटना में? तो यह साइमन कमीशन के विरोध हुए लाठीचार्ज में, रॉलेट एक्ट के विरोध लाठीचार्ज में, या भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो लाठीचार्ज हुआ उसमें, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरुद्ध लाठीचार्ज में। तो 16 का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध जो लाठीचार्ज हुआ उसमें जो है लाला लाजपत राय घायल हो गए थे, और इतने बुरी घायल हुए कि आपका देहांत तक हो गया। तो इस वजह से जो है ऑप्शन नंबर ए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। दोस्तों, ये प्रयास अंतिम प्रयास है हमारा, और कल की परीक्षा में हमें अपना एक सीट पीआरटी में कंफर्म करना है। तो अब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है आगे किसी भी अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तथा वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आप सभी व्यूअर्स के साथ है, ताकि कल आपका एग्ज़ाम सबसे बढ़िया हो और आपका एक सीट कंफर्म हो।
पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? पंजाब केसरी की उपाधि जो है यह रणजीत सिंह को दिया गया है, या लाला लाजपत राय को दिया गया है, लाला हरदयाल को दिया गया है, या फिर भगत सिंह को दिया गया है। तो 17वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा 17 का, कि ये पंजाब केसरी की जो उपाधि है यह लाला लाजपत राय को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन 1928 के नेहरू रिपोर्ट के सदस्य के रूप में शामिल है? नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट पेश कौन किए हैं ये ध्यान रखिएगा। तो 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया है वो मोतीलाल नेहरू ने पेश किया था, और उसमें जो सदस्य शामिल थे वो कौन सदस्य शामिल थे? तो उसमें तेज बहादुर सप्रू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं और अली इमाम हैं। ये सभी जो है उसमें शामिल थे। 9 सदस्य कुल उसमें शामिल थे, जिसमें ये तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस और अली इमाम ये सारे लोग सम्मिलित थे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित नहीं है? 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, इसका जो सबसे सही उत्तर होगा 19वां नंबर प्रश्न के लिए वो ऑप्शन नंबर सी है कि जयप्रकाश नारायण जो है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन में संबंधित नहीं है, बाकी लोग जो है इसमें संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस देश में भगत सिंह को फांसी की किस केस में भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी? कौन से केस में भगत सिंह को दिया गया था? तो सैंडल्स हत्या के केस में, या केंद्रीय विधानमंडल पर बम फेंकने में, या फिर लाहौर षड्यंत्र केस में, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 20वां नंबर क्वेश्चन के लिए कि भगत सिंह को जो है इन सभी में जो है ये करने की कोशिश किया गया था, और जो आपको फांसी दिया गया है वो जो है ये लाहौर षड्यंत्र केस में ऑप्शन नंबर सी के रूप में सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? यानी अब हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं वह क्वेश्चन जो है साइंस की तरफ, विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो है क्लोरोफिल की भी आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता है, जल की भी आवश्यकता है, प्रकाश की भी आवश्यकता है। आवश्यकता नहीं है तो ऑक्सीजन की। तो 1, 2, 4 और 5 यानी ऑप्शन नंबर सी के रूप में सबसे करेक्ट आंसर जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो 22वां का जो सबसे सही उत्तर है वो कौन सा है? वह है ऑप्शन नंबर ए कि पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से? पद्मा के नाम से जानते हैं, और ये ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है, मेघना कहलाती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है कि निम्नलिखित में से किस में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? यानी जो किसी भी परमाणु के 3 जो प्रमुख कण हैं, परमाणु के 3 कण कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसमें से न्यूट्रॉन एब्सेंट किस में रहता है? न्यूट्रॉन की अनुपस्थिति किस में होती है? तो इसके लिए सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कि हाइड्रोजन में जो है वह न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहता है, उसमें केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि बेकिंग सोडा यानी खाने का जो सोडा है, जो हम लोग के खाने के डिश में जिस सोडा का इस्तेमाल करते हैं उसका रासायनिक नाम क्या है? जी, इसका जो सबसे सही उत्तर वो कौन सा होगा? तो खाने के सोडा का जो रासायनिक नाम है, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं साथियों। तो खाने के सोडा का रासायनिक नाम है NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो घटनाएं हैं, गौतम बुद्ध ने जो गृह त्यागा है उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और जब ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई और उसके पश्चात जब वो चले और जा करके जहाँ अपना उन्होंने प्रथम उपदेश दिया उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, और जो उन्होंने अपना जो है प्राण त्यागा है उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है या फिर कहिए कि धर्म चक्र प्रवर्तन है वह सारनाथ में उन्होंने दिया है। ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को जो है संरक्षण दिया गया है? कनिष्क के द्वारा, अशोक, महाकश्यप या उपाली। तो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुआ है। पहला बौद्ध संगीति जो है राजगीर में हुआ है, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन कश्मीर में।
तो तीसरा बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्र में हुआ है उस वक्त अशोक का शासनकाल था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 है कि बिहार में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। जी, तो बिहार में जो नदियां हैं मुख्य रूप से गंगा नदी वो पूरब से पश्चिम की ओर बहते हुए पश्चिम से पूरब की ओर बहते हुए गंगा प्रवाहित होती है, और अधिकांश नदियां जो हैं यह दक्षिण से उत्तर की ओर आगे गंगा में मिलती है, और कुछ नदियां उत्तर से आगे दक्षिण की ओर गंगा में मिलती है। तो फल्गु, गंगा, कोसी, तो गंगा जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर है, कोसी जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाके गंगा में मिलती है। तो जो नदी दक्षिण से आके उत्तर की ओर मिलती है वह फल्गु नदी के नाम से जाना जाएगा। फल्गु नदी जो है यह दक्षिण से उत्तर की ओर मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि बैसाखी पूर्णिमा के दिन बिहार में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो बैसाख की पूर्णिमा के दिन जो है बिहार में जो त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है उसको हम लोग बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हड्डी टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर्स यूज करते हैं या फिर मूर्ति वगैरह बनाने के लिए यूज जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो याद रखिएगा CaSO4 और हाफ H2O होता है। कितना होता है? CaSO4 हाफ H2O। अब ये ऑप्शन में तो हमें दिख नहीं रहा है CaSO4 और हाफ H2O, तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये 29वां नंबर सवाल के लिए ऑप्शन नंबर जो है बी आंसर होगा कि 2CaSO4, क्योंकि हम लोग इसको 2 से जब गुना करेंगे तो ये 2CaSO4 होगा, इंटू 2 इंटू 1/2 H2O होगा, तो ये 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2CaSO4 और H2O बच जाएगा। असल बी जो है सबसे सही उत्तर है। मैथमेटिकली इसको करेक्ट किया गया है। कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, बीपीएससी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है। आपको धैर्य रख के आपको जो है ये अपना एक सीट इसमें कंफर्म करना है, ताकि जो है आप एक सीट कंफर्म करते ही अगले 2 महीने में अपना वेतन प्राप्त करेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है। मुख्य रूप से जो प्राकृतिक गैस के अवयव शामिल है उनमें कौन सा अवयव है? मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है या फिर ब्यूटेन है। तो 30वां नंबर सवाल के लिए जो सबसे सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए कि इसमें मुख्य रूप से जो है वह ऑप्शन नंबर ए यानी मीथेन जो है मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस में पाया जाता है। अगला है कि भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है। भूरा कोयला जो है वह कौन से कोयला को भूरा कोयला के नाम से जानते हैं? पीट को, लिग्नाइट को, बिटुमिनस को या फिर एंथ्रेसाइट को। 31वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही जवाब क्या होगा? तो 31वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है कि लिग्नाइट जो है वो भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है कि अग्निशामन में जो कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। अग्निशामन जो है वो जो आग बुझाने के लिए जो काम आता है अग्निशामन, उसमें हीलियम गैस रहती है या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड CO या ऑक्सीजन। तो अग्निशामन में जो है वो CO2 गैस रहता है, यानी इसका नाम क्या है? तो नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो एनीमोमीटर वायु की चाल के लिए सही है, आमीटर विद्युत धारा नापने के लिए सही है, पायरोमीटर उच्च ताप नापने के लिए सही है, टैक्योमीटर जो है वो दाबांतर के लिए यह सुमेलित नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि रडार का आविष्कारक था। रडार का आविष्कारक कौन था? तो रडार का आविष्कारक जो है ये रॉबर्ट वाटसन है, फ्लेमिंग है या फिर बुशनेल है या ऑस्टिन है। इसका 34वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है कि रॉबर्ट वाटसन जो है यह रडार का आविष्कारक हैं। ऑप्शन नंबर ए 34 के लिए सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है कि कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है। जो धातु है, धातु जो है जितने भी मेटल्स हैं वो प्रायः जो है वो विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन इनमें से कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? टीन, कॉपर, लेड, निकेल। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सबसे करेक्ट आंसर होगा कि लेड जो है यह मुख्य रूप से विद्युत का कुचालक है। तेल की एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है कमीशन, या कब स्थापना किया गया है इसका?
तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की जो स्थापना है, इसका सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि 1956 में जो है ओएनजीसी की स्थापना किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि प्लासी का युद्ध जो 1757 में बिहार में का उप नवाब कौन था। प्लासी का युद्ध जो हुआ है उसमें बिहार का उप नवाब कौन था। इसका सबसे सही जवाब जो है 37वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो है वो ऑप्शन नंबर ए है कि मीरन जो है वो बिहार का उप नवाब था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है कि बिहार राज्य में स्थित सासाराम रोहतास का किला का निर्माण किसने करवाया है। सासाराम में रोहतास के किला का निर्माण अकबर ने कराया है, इस्लाम शाह, मोहम्मद जायसी ने या फिर शेर शाह ने। तो ऑप्शन नंबर ए के रूप में सबसे करेक्ट आंसर है कि शेर शाह सूरी जो है इसका निर्माण कराए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है कि गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे। गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे हैं, तो वो वहाँ कितने वर्ष तक वहाँ जो है उन्होंने अपना वक्त गुजारा है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक अपना वक्त गुजारा है, तो इसका जो सबसे सही जवाब है 39वां नंबर क्वेश्चन के लिए वह क्या है, उसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है कि वहाँ उन्होंने जो है ये 21 वर्षों तक का समय गुजारा है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। कौन से अंग्रेज जो है अधिकारी थे या कौन से अंग्रेज वायसराय का शासन था जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया है। लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड वेलेस्ली है, लॉर्ड लिटन है या विलियम बेंटिक है। तो सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर 40 का डी है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है सती प्रथा का उन्मूलन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि वर्ष 1929 में सती प्रथा 1829 में किसके द्वारा किया गया। सेम क्वेश्चन रिपीट है, ऑप्शन नंबर डी सबसे करेक्ट आंसर है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा उन्मूलन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दिनकर जी किस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। यह उनकी रचना उर्वशी है, हुंकार है या कहीं धूप कहीं छाँव है या रेणुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी के रूप में सबसे सही उत्तर है कि कहीं धूप रेणुका से जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा फेमस हुए हैं। 43वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक की रचना किए हैं। बहुविवाह नामक पुस्तक की रचना राजा राम मोहन राय ने किए हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, पंडित रामाबाई। तो सही उत्तर के रूप में जो है वो ऑप्शन नंबर बी जाना जाएगा कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने जो है उसकी रचना किए हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि किसने पुणे में आर्य महिला समाज का गठन किया है। सही उत्तर के रूप में कौन जाना जाएगा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो 44वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर 44 के लिए ए यानी पंडित रामाबाई सरस्वती ने जो है पुणे में आर्य महिला समाज का गठन किया है। अभी जो है हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं, इसलिए हम चलते चलते एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आज जो आखिरी महामैराथन प्रश्न है इससे जो है कल आने वाले परीक्षाओं की तैयारी को हम अंतिम रूप देते हुए जो है आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे। तो चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि किस गवर्नर जनरल या वायसराय की भारत में हत्या हुई थी। कौन से गवर्नर जनरल या वायसराय की भारत में हत्या हुई है। तो इसका सबसे सही जवाब क्या होगा, इस प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है कि लॉर्ड मेयो की हत्या हुई है। कहाँ, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर एक जो है जो सजा याफ्ता पठान थे उन्होंने इनकी हत्या कर दी। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। जी, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कौन सा नाम जाना जाता है। तो 46वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा, आप लोग बताइए। वो ऑप्शन नंबर सी है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो संविधान सभा से रिलेटेड 3 महत्वपूर्ण तिथियां हैं। एक जो पहली तिथि है वह 9 दिसंबर 1946 का, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। दूसरी बैठक 9 के बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस दिन चुना गया। और तीसरी दिन जो है जो 11 के बाद 13 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 48 है कि संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। यानी संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है जिसके तहत संविधान में कुछ नए चीज़ों को जोड़ा जा सकता है तथा कुछ पुराने चीज़ों में कम या ज़्यादा किया जा सकता है, यह कौन सा अनुच्छेद और कौन से भाग इसको वर्णन करता है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 48 के लिए ऑप्शन नंबर डी है कि वह भाग 20 और अनुच्छेद 368 इस बात का उल्लेख करता है कि भारतीय संविधान में जो है संशोधन की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया कौन सी। पहले जो है आज हम लोग को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। लेकिन 1944 में संविधान संशोधन के द्वारा किसको हटाया गया था, तो वह हटाया गया था संपत्ति के अधिकार को, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। यह कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो जो यह सही उत्तर है 50वां के लिए वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान के भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में जो है वह मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य, आगे जो है एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। अभी वर्तमान में हर नागरिकों का 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि लोहे में को इस्पात में बदलने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। लोहे को स्टील में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो 51वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कि लोहा को हम लोग जो मिलाने के लिए वह निकेल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए डी आंसर जो है सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि मानव ने सर्वप्रथम सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया है। आदमी ने सबसे पहले जो धातु प्रयोग किया है वह कौन है, सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो सबसे सही उत्तर 52 का ऑप्शन नंबर बी है कि बी कह रहे हैं 52 का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है कि तांबा जो है धातु का प्रयोग लोगों ने सबसे पहले किया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्न में से कौन सा एक लौह अयस्क है, लोहा का अयस्क है। दो तरह के भारतीय खनिजों को, एक लौह अयस्क एक अलौह अयस्क, तो बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट और नाइट्राइट। तो इसमें कौन लौह अयस्क है, तो 53 का ऑप्शन नंबर बी है कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये सब आयरन लोहा का ऐसे भी अयस्क ही है। ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि पीतल मिश्र धातु बनाने के लिए जिसके अवयव की जरूरत है वो कौन सा अवयव है, तो 54वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है कि तांबा और जस्ता को मिला करके, तांबा और जिंक को मिला करके जो है वो पीतल का निर्माण किया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 55 कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है। तो प्रकृति में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या सेल्यूलोज है। तो इसका सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है कि सेल्यूलोज जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। इस प्रकार हम लोग 55 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके आने वाले कल के परीक्षाओं में बहुत ही लाभकारी साबित होगा। हम चलते चलते यह आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे ताकि आने वाला आपका कल का एग्ज़ाम शुभ रहे, आपका एक सीट आपके लिए कंफर्म हो। मिलेंगे हम लोग अब आगे अपडेट्स के साथ जब आप लोग शिक्षक के रूप में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चलते चलते फिर वही पुराना रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।